हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है यमुना रिवर में फ्रॉथ। जो झाग आप इस तरह की देख रहे हैं वो क्यों बनती है, क्या रीज़न है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, छठ पूजा का वक्त चल रहा है। ये त्योहार मनाया जाता है और जितने भी डिवोटीज़ हैं वो दिल्ली में यमुना रिवर के बैंक्स पे आते हैं प्रेयर्स के लिए। जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पे आती हैं, स्नान करती हैं। लेकिन आपने पिक्चर्स देखे होंगे, अभी वायरल हो रहे हैं काफ़ी, कि वाइट कलर का ऐसा पूरा फ्रॉथ सा, जहाँ पे पूजा की साइट है वहाँ पे बैंक्स में आपको दिखेगा, थिक और टॉक्सिक। टॉक्सिक क्योंकि ये जहरीला, ये जो फोम आपको नज़र आ रहा है ये वाइट कलर का, ये जहरीला भी है और पूरे रिवर का सरफेस इससे भरा हुआ है। ये पिक्चर्स आपने अभी नेट पे देखी होंगी। और उसी पानी के बीच में, इस फ्रॉथ के बीच में आप देखेंगे कि लोग नहा भी रहे हैं। तो ये फ्रॉथ कहाँ से आया? ये न्यूज़ डिफरेंट मीडिया ने भी कवर की है कि टॉक्सिक वाइट फोम यमुना रिवर में दिल्ली में फ्लोट कर रही है। अब छठ पूजा एक बहुत ही माना हुआ त्यौहार है, बिगेस्ट फेस्टिवल है, यूपी बिहार वाले एरिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। जो लोग बिहार के यहाँ पे रहने वाले हैं, जो दिल्ली में भी रह रहे हैं, तो वो पानी नदी के किनारे जाएंगे पूजा करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम एक अनप्रिडिक्टेड प्रॉब्लम है। जब वो पूजा कर रहे हैं, प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, जो भी रिचुअल्स रहते हैं, ट्रेडिशंस रहते हैं फेस्टिवल के, उसको मनाने के लिए, देखिए लेडीज़ खड़ी हैं पानी के बीच में और उसके आगे पीछे पूरा ये टॉक्सिक फ्रॉथ आपको नज़र आ रहा है। ये जो फोम बन रही है, ये फ्रॉथ यहाँ पे जो झाग सा बन रहा है यमुना में, ये कोई नया नहीं है। हर साल आप इस तरह की इमेजेस देखते होंगे छठ पूजा के दौरान। ये इमेजेस कि लोग पानी में, कमर तक पानी है और उसके साथ साथ ये फ्रॉथ जो है, झाग जो है, ये भी है। अब ये रिवर जो है नहाने के लिए या लोगों के लिए बिल्कुल अनफिट है, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, अनफिट है। वाटर क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेस देन 5 mg/लीटर है। पीएच इसका 6.5 to 8.5 के बीच में है। बीओडी इसका लेस देन 3 mg/लीटर है। और फीकल कॉलीफॉर्म अगर आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, उसकी कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। तो ये फ्रॉथिंग यमुना में आखिरकार होती क्यों है? इसका रीज़न क्या है कि ये फ्रॉथ, इतनी झाग कहाँ से आती है? तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये जो फ्रॉथ है, ये झाग है, ये देखने में कोई बहुत सुंदर नहीं लग रही है। ये इसका मतलब है पानी पोल्यूटेड है, ये रिवर पोल्यूट हो चुका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एफुलेंट्स, जो इंडस्ट्रीज़ के एफुलेंट्स होते हैं, अनट्रीटेड वेस्ट जो होता है वो सब रिवर में छोड़ दिया जाता है, जिसमें आपका सीवेज आएगा सिटी के हर पार्ट से, जो भी इस रिवर से कनेक्टेड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आएगा। और इसकी वजह से ये फ्रॉथिंग जो होती है, झाग बनने को फ्रॉथिंग बोलते हैं, ये फ्रॉथिंग होती है। अब ये फ्रॉथ बनती कैसे है? डेड और डिकेइंग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उसमें फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते। फैट अगर आप वैसे भी देखेंगे पानी पे छोड़ के, घी कोई डालेंगे तो उस पर तैरेगा, मिक्स नहीं होगा उसके साथ। तो ये एक इनविजिबल फ्लोटिंग लेयर बनाते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, डेड और डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, दिस इज़ वन रीज़न। अब दूसरी बात, जब पानी डिस्टर्ब होगा वेव्स के कारण, या उसमें नेचुरल वाटरफॉल्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल फॉल्स पड़ रहे हैं। आर्टिफिशियल फॉल्स कौन से होंगे? जो आपके बैरेजेस से, रिवर बैरेजेस से आएंगे। तो ये जो फैटी लेयर है ना, दैट गेट्स बीटन अप, वो काफ़ी मिक्स हो जाती है पानी के साथ में और ये फ्रॉथ बनती है। तो जैसे आप सोपी वाटर को हम कई बार शेक करते हैं ना, सोप पानी में डाल के, तो ऐसे झाग सी बनती है। तो सिमिलर सा प्रोसेस है, क्योंकि उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, टाइनी बबल्स आपको दिखेंगे और ये फोम का लेयर जो है वो बन जाएगा। ये फोम ऑर्गेनिक मैटर से बनी है रिवर्स और लेक्स में, और ये काफ़ी लंबे समय तक रह भी सकती है। लेकिन जो फोम विजिबल आपको यमुना में दिख रही है, ये ऐसा नेचुरल फिनोमेना से नहीं बनी। तो अभी तक मैंने आपको फिनोमेना बताया कि नेचुरल तरीके से फोम कैसे बनती है। पानी में ऐसी बात नहीं है, बहुत बार हम फोम देखते हैं, तो वो रीज़न क्या होता है कि प्लांट्स और जो डेड डिकेइंग मैटर है उसमें फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एक लेयर होती है। अगर नेचुरल तरीके से कोई वाटरफॉल उसमें पड़ रहा है या वेव्स आ रही हैं तो वो झाग बनेगी। लेकिन यमुना में जो ये आपको फोम दिख रही है, ये इस नेचुरल तरीके से फोम नहीं बनी है। अदरवाइज मतलब फोम का बनना इज़ नॉट अ बिग टेंशन, बट फोम किस वजह से बन रही है, दैट इज़ अ कॉज ऑफ वरी। अब यहाँ पे क्या है, हाई
लेवल ऑफ फॉस्फेट्स देखे गए हैं यमुना में जो इस फोम को बना रहे हैं। फॉस्फेट्स ये कहाँ से आ रहे हैं? ये फॉस्फेट्स आ रहे हैं डिटर्जेंट से, जो डिटर्जेंट्स लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी कंपाउंड्स हम बनाते हैं क्लीनिंग के लिए, वहाँ से ये फॉस्फेट्स कलेक्ट हो रहे हैं। ये जो फॉस्फेट्स हैं ये पानी में यूट्रोफिकेशन करते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होती है? जिसमें पानी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है वहाँ पे। उस वजह से ऑक्सीजन जो है पानी की वो कम हो जाती है और टर्न ऑफ हो जाती है, कट्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मिक्सिंग विद द वाटर। तो वाटर के साथ ऑक्सीजन ज़्यादा मिक्स नहीं होती सनलाइट के साथ, वो पानी के डेप्थ्स तक नहीं पहुंच पाती है, राइट। तो जब ऑक्सीजन का कंटेंट पानी में कम हो जाएगा तो उससे क्या नुकसान होगा आप बताइए? क्योंकि पानी में क्या है? प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पानी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा तो वहाँ की जो मरीन लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो मरने शुरू हो जाएंगे। तो ये फॉस्फेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस अलार्मिंग अमाउंट ऑफ फोम के लिए जो रिवर में आपको दिख रही है, जो डिटर्जेंट्स की वजह से आ रही है। तो डेफिनेटली इसका कोई नेचुरल रीज़न है नहीं है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, अनट्रीटेड सीवेज आ रही है, जो ये डिटर्जेंट्स आ रहे हैं, इन सब वजह से ये फोम आपको यमुना में दिख रही है। दैट इज़ नॉट अ नेचुरल रीज़न। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है फॉस्फेट्स की यमुना में वो भी देखी गई है, कितनी? 6.9 mg पर लीटर एट ओखला से 13.42 mg पर लीटर खजूरी पलटन में। ये जो नजफगढ़ ड्रेन है आपकी, उससे नीचे की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए, फॉस्फेट्स नॉर्मल हेल्दी वाटर में भी होंगे तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये फॉस्फेट्स का ओरिजिन क्या है और कॉन्सेंट्रेशन क्या है। बहुत ज़्यादा होगा तो वो पानी के साथ डाइल्यूट नहीं हो पाएंगे, जिससे फ्रॉथ बनेगी। और ये जो कंपाउंड्स अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो रिवर की जो खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक है खुद को क्लीन करने का, तो पानी खुद को क्लीन नहीं कर पाएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी 2387 करोड़ यमुना को क्लीन करने में स्पेंड किया है। नेबरिंग स्टेट्स हरियाणा, यूपी जो हैं वो भी दे आर सपोज टू कि उनको भी यमुना में पैसा लगाना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट भी 2052 करोड़ और हरियाणा गवर्नमेंट 549 करोड़ क्लीनिंग यमुना के लिए ये लोग बात करते हैं कि हम लगाएंगे। और ये मनी आप पूरे 3 स्टेट्स का लगाओ तो ऑलमोस्ट आपका 4988 करोड़ बनता है। तो रिजल्ट क्या है इतना पैसा सैंक्शन होने के बाद भी? कि यमुना में आज भी ये फ्रॉथ बन रही है, आज भी वो क्लीन नहीं हो पा रही। तो अब इस पूरी मेस का रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसकी गलती है? दिल्ली की, यूपी की, किसकी? तो फ्रॉथिंग जो है ये अब देखा गया कहाँ हो रही है सबसे ज़्यादा? कालिंदी कुंज एरिया जो है ये ओखला बैरेज से नीचे वाली तरफ में आता है। अगर ये सीवेज, दिल्ली बोलता है कि अगर ये सीवेज दिल्ली की वजह से आ रही है, दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ की वजह से आ रही है, अगर दिल्ली को ब्लेम करना है तो ये तो फिर पूरे स्ट्रेच में आपको नज़र आनी चाहिए, ठीक है? पूरा जितना एंटायर स्ट्रेच है रिवर का, वजीराबाद बैरेज के बाद, क्योंकि यहाँ पे सारी ड्रेन्स आपकी एम्प्टी होती हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, ये यमुना है, यहाँ से ये नजफगढ़ ड्रेन की हम बात कर रहे हैं, ये यमुना रिवर है, ये यमुना कैनाल्स हैं, ये रिंग रोड वाला एरिया है। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलता है, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया यमुना मॉनिटरिंग कमेटी को लास्ट ईयर और कहा कि ये सब फॉस्फेट्स और सर्फेक्टेंट्स जो हैं उनकी वजह से हो रहा है। एंड इन्होंने लेकिन लिखा क्या? दैट फॉस्फेट्स एंड सर्फेक्टेंट्स वर नॉट डिटेक्टेड अपस्ट्रीम ऑफ वजीराबाद। तो ये बोल रहे हैं कि वजीराबाद का जो बैरेज है उसके बाद हमको फॉस्फेट्स और सर्फेक्टेंट्स मिल रहे हैं, उससे अपस्ट्रीम, उससे ऊपर पहले हमको फॉस्फेट्स और सर्फेक्टेंट्स नहीं मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ ऑब्जर्व किए जा रहे हैं? बिटवीन ITO वाला जो एरिया है और डाउनस्ट्रीम ऑफ ओखला बैरेज और ITO के बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉस्फेट्स और सर्फेक्टेंट्स हमको मिल रहे हैं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है उसका रिपोर्ट भी सबमिट किया गया लास्ट ईयर। उन्होंने कहा कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉस्फेट्स और सर्फेक्टेंट्स का खजूरी पलतून के पास मिला है नजफगढ़ ड्रेन के बाद। ये इस
कमेटी की रिपोर्ट है। अब कॉन्सेंट्रेशन ओखला बैरेज का 12.6 mg पर लीटर जो लेवल है, निज़ामुद्दीन ब्रिज का 11 mg पर लीटर। तो यहाँ पे हर जगह का आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, पल्ला में कितना है, जो ड्रेन्स पानी में आके मिल रही हैं, हाईएस्ट फॉस्फेट लेवल आपको नजफगढ़ ड्रेन पे मिलता है, उसके बाद आईएसबीटी ड्रेन में, फिर बारापुला ड्रेन में, फिर इंदिरापुरी ड्रेन में हाईएस्ट फॉस्फेट लेवल्स, और आपका जो बसलवा ब्रिज है, भालसुआ ब्रिज है, उसके पास भी आपको मिलता है। तो हर एरिया पे यहाँ पे देखा गया कि भाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। अब जब आपको ये सब पता चल गया कि कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी वजह से हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो जून इस साल डीपीसीसी ने बैन कर दिया था सेल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन उस तरह के साबुन या डिटर्जेंट्स का जिनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कंफर्म्ड नहीं थे। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जिनको कंफर्म नहीं किया था। अब डिसबैंडेड यमुना मॉनिटरिंग कमेटी हैज़ रिकमेंडेड दैट सच अ बैन बी इम्पोज। तो अब जो कमेटी है वो बोल रही है ये बैन कंटिन्यू रहना चाहिए। 5th रिपोर्ट NGT अपॉइंटेड यमुना मॉनिटरिंग कमेटी ने दिसंबर लास्ट ईयर ये नोट किया, दो BIS standards for detergents have been improved, it is not clear whether these standards will actually be enforced। बोला कि वेदर यहाँ पे हमने कंफर्म किए क्या स्टैंडर्ड्स डिटर्जेंट के होने चाहिए, लेकिन क्या ये इन्फोर्स होंगे या नहीं होंगे, कितना इन्फोर्स हो पाएगा, ये समय ही बताएगा। अब इस पूरे सिस्टम पे आपने देखा कि अल्टीमेटली ये पोल्यूशन है जो कि मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। तो अब गवर्नमेंट को स्टेप्स ऑब्वियसली लेने चाहिए। जब आपने देख लिया कि कहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है, किस तरफ से कौन सी ड्रेन में पानी आ रहा है, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड्स भी हैं। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में ही आपकी बॉडी में इरिटेशन, स्किन इरिटेशन, एलर्जीज हो जाएंगी। और अगर ये पानी किसी ने पी लिया, ये जो केमिकल्स हैं, इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इन मेटल्स का रहता है तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ह्यूमन बींग्स में हो सकते हैं। सो ये फ्रॉथ बिल्कुल भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो सही है ही नहीं, नहाने के लिए भी या ये पानी टच करने के लिए भी सही नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे अब गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए, दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड या तीनों स्टेट्स को मिलके, कि किस तरीके से जो अपने इतना ग्रांट सैंक्शन होता है यमुना क्लीनिंग के लिए, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए कि आफ्टर ऑल पानी साफ तो हो। अब क्वेश्चन आपके लिए, प्रेडिक्ट द pH वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ रिवर यमुना इफ द रीजन फॉर फ्रॉथ इज हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट। तो बताइए 10 से 12, 4 से 12, यहाँ पे pH वैल्यू की बात आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक pH कितना होता है, एसिडिक pH कितना होता है, नॉर्मल वाटर का आपका pH कितना होता है। pH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, बाकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, और कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है उस पर कॉल करके डिटेल में जानकारी लीजिए। कोर्सेज़ हमारी EMI पे भी अवेलेबल हैं, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।